हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सॉल्यूशन में। तो देखिए, जेपीएससी के लिए लगातार मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इसी क्रम में हम लोग अब एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं और आज से हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान में भी कुछ टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है, जहां से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में। झारखंड में जो जनजातियां हैं उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, क्या है, उनके समाज में नियम कानून, सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होने वाला है। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, 2 मार्क्स आपका यहां से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी जेपीएससी के जो आपके दोस्त होंगे, जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जेपीएससी के स्टूडेंट बहुत कम है। तो ज्यादा से ज्यादा उन तक वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, अलग अलग जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में कैसी है शासन व्यवस्था, ये सारा कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख जनजातियां, जैसे जनजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रमुख जनजातियां हैं उन्हीं को सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जनजातियों की जो सामाजिक संस्थाएं थी क्या क्या, जैसे हमने इससे पहले भी शासन व्यवस्थाएं देखी है कि झारखंड में जो जनजाति हैं उनमें अलग अलग जनजातियों की अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। अपना गांव कैसे डेवलप करते हैं और गांव से कैसे पंचायत बनाते हैं और उसको संचालित करने के लिए कौन कौन लोग होते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो जो हमारा ब्लॉक है या पंचायत स्तर पर मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, बीडीओ होता है, उसी टाइप से इनका जो होता है, इनका अपना पंचायत ये गठित करते हैं और उसी में से जो योग्य होते हैं, कुछ ऐसे पद भी थे जो वंशानुगत होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पद होते हैं जो वंशानुगत, मतलब कि पिता जिस पद पर है उसका पुत्र ही उस पद पर फिर से बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कुछ जनजातियों में कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें नियम कानून बनाना होता है और उसी नियम कानून पर सभी लोग चले। इसके लिए हमें कुछ प्रमुखों का चुनाव करना होता है कि ये प्रमुख जो बोलेगा, अगर किसी ने गलती की तो उसको जो है वो दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए हम जो है वो कुछ प्रमुख अलग अलग विभाग बना देते हैं और उसके प्रमुख बना देते हैं। तो वैसे ही जनजातियों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो इन्होंने फिर गांव को डेवलप किया और गांव से फिर जो है वो शासन व्यवस्थाएं डेवलप की। तो जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, संथाल शासन व्यवस्था, उरांव की अलग शासन व्यवस्था थी। ये एक ओवरव्यू थोड़ा सा फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। इनमें कैसे विवाह हुआ करता था, क्या गोत्र था, ये सारा कुछ जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ से 2 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उरांव जनजाति की। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उरांव जनजाति, उरांव जनजाति में इनका जो सामाजिक संगठन था वो कैसा था। तो उरांव जनजाति में जो एक पढ़ा होता था, ये पढ़ा क्या होता था आपको बता दूं कि उरांव जनजाति में समाज कई क्षेत्रीय प्रभागों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रीय भागों में बटा हुआ था इनका समाज, और इसी को कहा जाता था पढ़ा, ठीक है। ये जो समाज था इनका, इसी को क्या कहा जाता था, इसी को पढ़ा कहा जाता था। अब ये पढ़ा क्या होता था, यहाँ पे देखिए, ये जो पढ़ा होता था वो कई गांवों को मिला करके बनाया जाता था। जैसे अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो अगर आप गांव से संबंधित हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप जिस गांव में रहते हैं वैसे वैसे कई गांवों को मिला करके आपका एक पंचायत होगा। एक पंचायत का गठन कई गांवों को मिला करके कर दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर कर दिया जाता है। वैसे ही यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पढ़ा जो है वो पंचायत होता था, जो कि कई गांवों का समूह होता था, कई गांवों को मिला करके और पढ़ा बनाया जाता था। और पढ़ा का जो हेड होता था, जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो जो पंचायत होता है, उस पंचायत का जो हेड होता है, जो उसको संचालित करता है, वो मुखिया कहलाता है। तो यहाँ पे पढ़ा का जो हेड होता था उसको कहा जाता था पढ़ा राजा, उसको कहा जाता था, ठीक है, उसको पढ़ा राजा कहा जाता था। अब अगर हम लोग बात करें तो पढ़ा राजा की मदद के लिए, जैसे
मैं एग्जांपल इसलिए देते चल रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अभी जो पंचायत है उसमें मुखिया होते हैं और मुखिया की मदद करने के लिए जैसे कई गांव हैं, ठीक है, मान लिया कि जैसे 6 गांव हैं, तो उस 6 गांव में मुखिया को इंफॉर्मेशन देने के लिए, उस 6 गांव से अलग अलग गांव से मुखिया को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ वार्ड सदस्य होते हैं कि हमारे क्षेत्र में नाली नहीं है, ठीक है, हमारे गांव में नाली की कमी है, एक जो है वो हैंडपंप की जरूरत है। तो मुखिया क्या करता है कि वो आगे गवर्नमेंट को बढ़ाता है, बीडीओ को बढ़ाता है कि हमें इस क्षेत्र में एक हैंडपंप की जरूरत है, नाली की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो अलग अलग गांव में जो है वो वार्ड सदस्य बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मुखिया की मदद करते हैं कार्यों में। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो पढ़ा पंचायत का जो हेड होता था, जो पढ़ा राजा होता था, इसकी मदद करने के लिए, पढ़ा राजा की मदद करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे दीवान होते थे, पानरी होते थे, कोटवार होते थे। अब बात करें तो ये दीवान का क्या काम होता था, पानरी का क्या काम होता था और कोटवार का क्या काम होता था। तो दीवान जो है वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता था जिसको दीवान कहा जाता था। अब एक शब्द और आता है पानरी, जो अधिकारी था, ये पानरी क्या होता था, तो ये सहायक होता था, ठीक है, ये सहायक होता था। अगर आपको फॉन्ट छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। वैसे एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर ही देता हूं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए, अब आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। पहले इसको समझते हैं, इसके बाद और जनजातियों के ऊपर आएंगे। तो देखिए, ये पानरी जो होता था वो क्या होता था, ये सहायक होता था, और दीवान जो होता था वो पीएम होता था, प्रधानमंत्री होता था। जबकि कोटवार की अगर बात करें तो ये संवाद वाहक होता था, ठीक है, ये संवाद वाहक होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन जो है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो कार्य करता था वो करता था कोटवार, ठीक है। तो ये होता था पढ़ा राजा, और पढ़ा राजा के ये 3 सहायक होते थे इस पढ़ा को संचालित करने के लिए। इतना, हाँ, एक चीज और याद रखना है कि समाज में जो भी चीजें होती थी वो पढ़ा पंचायत से ही होती थी, ठीक है। समाज में जो भी चीजें होती थी, जो भी निर्णय होता था वो यहीं से होता था, पढ़ा से ही हुआ करता था। मतलब कि पढ़ा में कोई विवाद हुआ जमीन जायदाद को लेकर के, या कोई भी किसी भी प्रकार के अगर झगड़े होते थे, झंझट होता था, तो उसका निपटारा इसी पढ़ा में किया जाता था। सब कुछ ये जो दीवान होते थे, पानरी, कोटवार, पढ़ा राजा और गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, सब एक जगह जमा होते थे और उसके ऊपर फिर फैसला सुनाया जाता था, ठीक है। पढ़ा पंचायत संस्था से खड़िया, मुंडा, ये सब भी काफी ज्यादा जनजातियां जो हैं वो प्रभावित थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जैसा यहाँ पे गांव का समूह जो है वो पढ़ा कहलाता था, वैसा यहाँ पे मुंडा जनजाति में नहीं था। मुंडा में थोड़ा अलग था। कैसे था, अब थोड़ा सा मुंडाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और हम लोग समझते हैं मुंडा जनजाति के बारे में, ठीक है, कि इनके यहां कैसी व्यवस्था थी। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे पढ़ा होता था, कई गांव का समूह पढ़ा होता था, ठीक है, और पढ़ा का राजा होता था और उसके हेल्प करने वाले ये लोग होते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो मुंडा जो जनजाति थी, ठीक है, मुंडा जनजाति में यहाँ पे पढ़ा राजा के जगह पे मानकी होता था, ठीक है। जो पढ़ा राजा का काम होता था, जैसे गांव का जो समूह था, जो पंचायत था, उसका हेड पढ़ा राजा था, लेकिन यहाँ पे मुंडा जनजाति में जो पंचायत थी उसका जो हेड होता था उसको कहा जाता था मानकी कहा जाता था, ठीक है, उसको मानकी कहा जाता था। और छोटे स्तर पर गांव के मालिक को मुंडा कहा जाता था, जो गांव का मालिक होता था, ठीक है। छोटे छोटे जो गांव होते थे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे जो गांव है, गांव के समूह को पढ़ा कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता था कि कई गांवों को मिला करके और जब पंचायत बनाया जाता था तो उस पंचायत का हेड ये होता था, ठीक है, पंचायत का हेड ये होता था, मानकी होता था। लेकिन वो जो गांव है, छोटे छोटे जो गांव है, उसमें भी जो मतलब कि हेड होते थे, गांव का जो हेड हुआ करता था वो कौन होता था, तो उसको कहा जाता था मुंडा, ठीक है। गांव का जो मालिक होता था
उसको मुंडा कहा जाता था। और जो लोग जंगलों की सफाई करते थे, यहाँ पे झारखंड में हमने देखा कि बहुत से मतलब सिर्फ जंगल ही जंगल थे। जब जनजातियां यहाँ पे आई तो कृषि करने के लिए इन लोगों ने जंगलों की सफाई करनी शुरू कर दी। तो जो जंगलों की सफाई करते थे उनको कहा जाता था भूइहर। ठीक है, जो जंगलों की सफाई करने वाले लोग होते थे उनको भूइहर कहा जाता था। ठीक है, और यही इस क्षेत्र के मालिक भी होते थे। मतलब कहने का कि इस क्षेत्र को इन्होंने साफ किया, ये जंगल है। ठीक है, ये अगर जंगल है तो इस जंगल को अगर जिसने साफ किया तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था भूइहर। और इस पे जंगल पर, इस क्षेत्र पर जिसने इसको इतना साफ किया, खेत बनाया, फील्ड बनाया, इसका मालिक यही होता था, भूइहर होता था, न कि ये मुंडा या मानकी हुआ करता था। उसका जो मालिक होता था, मतलब कि इस जंगल वाले क्षेत्र पर जिसको इसने साफ किया है उस पे अधिकार जो है वो भूइहर का ही होता था। ठीक है, और ये भूइहर क्या होते थे कि अलग अलग लोग साफ करते थे, जमीनों को साफ करते थे, जंगलों को साफ करते थे, उसको कहा जाता था खूट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था खूट। तो भूइहर भी खूट के सदस्य होते थे। और ये जो गांव होता था, कई जंगलों को साफ करके यहाँ पर जब मान लिया कि जमीन खेत बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा, वहां पे कृषि होने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार खेती करके और लोग भाग देंगे, यहाँ से चल देंगे। उस टाइप की कृषि को झूम की कृषि या आस्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जंगलों को साफ करते थे, लगातार कृषि करते थे, तो फिर वहीं पे रहेंगे, यानी कि वो गाँव बसा लेंगे, धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो उस गाँव को खुटकट्टी गांव कहा जाता था। ठीक है, उस गांव को क्या बोला जाता था? खुटकट्टी गांव बोला जाता था। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आपको बता दूं कि मानकी, मुंडा और पाहन, ठीक है, इनकी मदद के लिए मानकी, मुंडा और पाहन, ये जो है वो कार्यालय पदाधिकारी होते थे। मतलब कि कोई अगर फैसला लेना होता था, अगर कहीं पे बैठक होनी है, गांव में किसी चीज के ऊपर फैसला लेना होता था, तो ये अधिकारी जैसे सबसे ऊपर हो जाता था मानकी, और उसके बाद गांव का जो हेड होता था वो मुंडा होता था, और एक होता था पाहन। ठीक है, एक पाहन होता था। तो ये तीनों मिल करके बैठते थे और जो झगड़े झंझट होते थे उसको ये सुलझाया करते थे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हो जनजाति को। थोड़ा सा अब चलते हैं हो जनजाति के ऊपर, हो जनजाति को समझ लेते हैं। ठीक है, कि हो जनजाति का जो सामाजिक संगठन था वो कैसा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हो जनजाति को हम लोग देख लेते हैं। हो जनजाति की अगर बात करें तो ये हो जनजाति जो है वो झारखंड के सिंहभूम में ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और सिंहभूम जिले में ही ज्यादातर ये पाई जाती है। इनका निवास स्थल ज्यादातर सिंहभूम क्षेत्र में ही है। अब बात करें तो इनकी अपनी सामाजिक संरचना जो है वो कोई अलग नहीं थी, इन्हीं के जैसा इनका भी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना थी। ठीक है, और यह उरांव और मुंडाओं की तरह ही इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। कई गांवों को मिला करके, जैसे यहाँ पे कई गांवों को मिला करके पढ़ा बन रहा था, उसी प्रकार कई गांवों को मिला करके पीर बनता था। याद रखिएगा कि पढ़ा के जगह पर ये क्या बोलते हैं, अपने पंचायत को क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता था? पीर इनका पंचायत हुआ करता था। कई गांवों का जो समूह होता था, कई गांवों को मिला करके एक पीर बनता था, और पीर का जो हेड होता था, मतलब कि जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मानकी। ठीक है, यहाँ पे मुखिया को, पीर का जो अध्यक्ष होता था या जो हेड होता था उसको मानकी कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। तो कई गांवों का जो हेड होता था उसको मानकी कहा जाता था, और वो पीर कहलाता था। वह क्षेत्र जो है वो पीर कहलाता था। ठीक है, पीर जो है अगर हम लोग बात करें तो पीर, एक क्वेश्चन आता है कि पीर कितने गांवों का समूह होता है? तो लगभग पीर जो है वो 5 से 20 गांवों का समूह होता था। ठीक है, पीर 5 से 20 गांवों का समूह हुआ करता था, तो उसको पीर कहा जाता था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा संथालों के बारे में जानते हैं कि संथालों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा संथाल जनजाति के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, संथाल जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो संथालों का समाज मुंडा और उरांव की तरह ही था।
कई गांवों का समूह जो होता था उसको कहा जाता था परगना। ठीक है, जैसा हमने यहां पे देखा कि कई गांवों का समूह जो है वो क्या कहलाता था, पढ़ा उरांव में कहते थे। यहां पर कई गांवों के समूह को हो जनजाति में हम लोग पीर बोल रहे हैं। उसी प्रकार से संथाल जनजाति की अगर बात करें तो संथाल जनजाति में कई गांवों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता था वो परगना कहलाता था, यानी कि ये क्या है, पंचायत है। ठीक है, ये पंचायत है, किसका पंचायत है, संथाल जनजाति का पंचायत है। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख होता था, परगना का जो प्रमुख होता था, जैसा इसमें पीर का प्रमुख हमने देखा कि मानकी होता है, मुखिया वो यहां पर परगनईत कहलाता है। ठीक है, यहां पर क्या कहलाता है, संथाल जनजाति में परगना का जो हेड होता है वो परगनईत कहलाता है। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि परगना के अधीन जो है वो कई गांव जो रहते थे, मतलब कि कई गांवों का जो समूह होता था, तो इस गांव में भी एक एक हेड हुआ करते थे, जैसे वार्ड सदस्य की तरह। ठीक है, एक एक हेड हुआ करते थे और उसको कहा जाता था मांझी। ठीक है, कहने का मतलब कि गांव का जो हेड होता था, गांव के हेड को मांझी कहा जाता था, और परगना का जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको परगनईत कहा जाता था। अब ये मांझी और परगनईत ये क्या करते थे कि इन दोनों का कार्य होता था लगान वसूलना। ठीक है, क्षेत्रों से लगान वसूलने का कार्य यही करते थे, मतलब लगान कितना निर्धारित करना है किस क्षेत्र में, ये सारा निर्णय जो है वो परगनईत और मांझी दोनों मिलकर लेते थे। जैसे ये तो मांझी जो है, मांझी से ऊपर परगनईत हो गया, तो ये दोनों आपस में विचार विमर्श करते थे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसा खेती होता है, ऐसा कृषि होता है, तो इसमें जो है इतना से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू नहीं लगाना चाहिए। तो दोनों बैठ करके और लगान वसूली का कार्य जो है वो संभाल देते करते थे। अब देखिए, सर्वोच्च जो सामाजिक प्रमुख होता था, अगर संथाल जनजाति में बात करें तो सर्वोच्च जो संथालों का प्रमुख होता था उसको कहते थे सरदार। ठीक है, तो सरदार से भी क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सरदार क्या होता था। तो संथाल जनजाति में जो सर्वोच्च सामाजिक प्रमुख होता था, समाज में क्या कार्य होना है नहीं होना है, या पर्व त्योहार में क्या निर्णय लेना है नहीं लेना है, उसका सर्व प्रमुख जो अधिकारी होता था वो होता था, उसको कहते थे सरदार कहा जाता था। ठीक है, सरदार कहा जाता था। अब संथाली समाज में मांझी को प्रधान और गोड़ाइत को परानिक कहा जाता था, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कुछ और जनजातियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे बिरहोर हो गया, कोरबा, परैया, हिल, खड़िया, इन सब जनजातियों को थोड़ा सा ही देखेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी हमने संथाल को देखा, हो को देखा, उरांव को देखा, मुंडा को देखा, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन जनजातियों से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियों का भी जस्ट जैसा उन लोगों का था वैसा ही कॉपी पेस्ट है इनका, एक तरह से कहे तो। ठीक है, वैसा ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो परहिया जो है, बिरहोर, कोरबा, परहिया, हिल और खड़िया, इनका जो सामाजिक संगठन था उसको ये कहते थे टंडा। ठीक है, याद रखिएगा कि उसको ये टंडा कहते थे। और टंडा का जो प्रमुख होता था, टंडा का जो प्रमुख होता था वो नाया या नैया कहलाता था। अब ये जो जनजातियां हैं ये अभी भी अगर बात करें तो शिकार पर ही डिपेंड है, शिकार करते हैं और मतलब कि खाद्य एकत्रीकरण का काम करते हैं, खाना पीना जो है ये इकट्ठा करते हैं, ये सब इनका अभी भी कार्य है। और ये घुमंतु स्वभाव के होते हैं, एक जगह जो है वो ये निवास नहीं करते हैं। आज यहाँ हैं तो एक महीने बाद कहीं और चले जाएंगे, 2 महीने बाद कहीं और चले जाएंगे और शिकार करेंगे, खाना पीना खाते, मतलब कि ये घुमंतु टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनका जो सामाजिक संगठन था, इनका सामाजिक संगठन कहलाता है टंडा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, टंडा जो है वो अलग अलग परिवारों का समूह होता था। याद रखिएगा कि परिवारों का समूह, अलग अलग परिवार का समूह जो होता था, ठीक है, अलग अलग परिवार का समूह, यही टंडा कहलाता था। और इसका जो हेड होता था उसको नैया या इसको नाया कहा जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो नैया या नाया होता था ये धार्मिक प्रमुख भी होता था। ठीक है, धार्मिक प्रमुख भी होता था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो है वो धार्मिक प्रमुख कौन होते हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं। जैसे कोई पूजा हो रहा है, होली है, दशहरा है, रामनवमी है, इसमें अगर कब पूजा होना है, किस समय होना है, कैसे पूजा करना है,
तो सारा निर्णय जो है वो ब्राह्मण पंडित जी लेते हैं। तो उसी प्रकार से धार्मिक प्रमुख जो होता था वो नाया या नैया ही होता था, यही सारा डिसीजन लेता था कि किस दिन कौन सा त्योहार होगा, नहीं होगा, कैसे हमें मनाना है, नहीं करना है, सारा कुछ जो है यही डिसीजन लेता था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक जनजाति है कोरबा। कोरबा जो जनजाति है इसका प्रमुख जो है वो कहलाता है मुखिया। ठीक है, इसका प्रमुख मुखिया कहलाता है, कोरबा जनजाति का जो प्रमुख होता है। और इसके अलावा बात करें तो मुखिया से भी ऊपर एक होता था बड़ मुखिया। ठीक है, इसको पंचायत प्रमुख भी कहा जाता था। ठीक है, इसको पंचायत प्रमुख भी कहा जाता था। तो इतना समझ में आ गया होगा। और इससे पहले भी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं, इस चीज को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ चुके हैं शासन व्यवस्था में, झारखंड के अलग अलग जनजातियों की शासन व्यवस्था में। तो एक ओवरव्यू था, एक तरह से रिवीजन था ये हमारा। अब हम लोग देखेंगे नातेदारी व्यवस्था, रिश्ता नाता। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रिश्ते नाते जो है वो निभाते हैं। रिश्ते नाते की अगर हम लोग बात करें तो हम हो, आप हो, देश हो, विदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उनमें अलग अलग जो है वो रिश्ते नाते होते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार से अपने अपने रिश्ते नाते को ये निभाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, फूआ फूफा, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब होते हैं। ठीक है, अब ये रिश्तेदारी में कैसे विवाह संपन्न होता है, क्या होता है, कैसा समाज होता है, क्या जो है वो वर्जित है, क्या जो है अलाउ है, ये सारा कुछ जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो रिश्ता जो है वो एक तरह से कहें तो विभिन्न प्रकार के बंधनों से एक साथ बांधे रखता है। मान लिया कि आपके नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, ये आप सबको एक परिवार में बांध करके रखते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमारे चाचा, उनसे जन्म लिया, उनसे कोई लेना देना ही नहीं, तो उनसे क्या लेना देना, वो आपस में फिर बंद करके नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन शुरू से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि ये चाचा है, चाची है, इनका हमें आदर करना चाहिए, नाना है, नानी है। ठीक है, तो एक तरह से सब जो है वो आपस में लोग बंधे हुए हैं। ठीक है, एक बंधन होता है, ये जन्म पर भी आधारित होता है या जन्म के बाद भी रिश्ते बनते हैं। जैसे विवाह जो होता है, अगर हम लोग कहें तो जन्म हुआ तो भाई बहन का रिश्ता, फूआ फूफा का रिश्ता, चाचा चाची का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता, ये जन्म से ही जो है वो रिश्ता बन जाता है। लेकिन जैसे पति पत्नी का रिश्ता, तो ये रिश्ता तो जन्म से नहीं बना हुआ था, जन्म के बाद बनता है, सास ससुर का, है ना। ये सब जो रिश्ते हैं वो बाद में बनते हैं, कुछ जन्म के दौरान ही रिश्ते बनते हैं, कुछ बाद में भी रिश्ते बनते हैं। तो इनकी जो नातेदारी व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नातेदारी व्यवस्था वो दो प्रकार की व्यवस्था है। समरक्त संबंध। समरक्त संबंध ये क्या है? समरक्त संबंध की अगर बात करें तो ये माता पिता और संतानों के बीच होता है। ठीक है, माता पिता या संतान, है ना। माता पिता या संतानों के बीच में जो भाई बहन ये सब हैं, ये संबंध जो है वो समरक्त, मतलब कि अपने, हम लोग बोलते हैं ना कि ये खून का रिश्ता है, भाई भाई है, भाई बहन है। ठीक है, तो ये सब जो है वो खून का रिश्ता है, माता पिता है, तो उसको समरक्त संबंध बोलते हैं। एक संबंध होता है विवाह संबंध। विवाह संबंध की अगर हम लोग बात करें तो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वही विवाह संबंध होता है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उसी को विवाह संबंध कहते हैं। नातेदारी में भी हम लोग कई प्रकार के नातेदारी होती हैं। नातेदारी के अंतर्गत जो है वो मुख्य रूप से हम लोग नातेदारी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध और तृतीयक संबंध। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं और अच्छे से समझाता हूं आपको। ठीक है, नातेदारी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संबंध होता है। ठीक है, अब ये प्राथमिक संबंध क्या होता है, प्राथमिक संबंध क्या है, द्वितीयक संबंध क्या है, तृतीयक संबंध क्या है? देखिए, प्राथमिक संबंध की अगर हम लोग बात करें तो पिता पुत्र, माता पिता, माता पुत्री, पिता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, ये सब। ठीक है, पिता पुत्र, पिता पुत्र, पिता पुत्र, माता पिता, ठीक है, भाई भाई, भाई भाई, भाई बहन, ठीक है, पिता पुत्री,
पिता पुत्री, माता पुत्री, माता पुत्र, ये सब जो रिश्ते हैं वो प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहने का कि सीधा जो है वो ब्लड से रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब कि रक्त का रिश्ता, खून का जो रिश्ता है वही जो है वो प्राथमिक संबंध कहलाता है। जबकि हम लोग अगर बात करें द्वितीयक संबंध की, तो द्वितीयक संबंध माता की माता, जैसे अगर हम लोग बात करें तो नानी, ठीक है, नानी, जैसे माता और पुत्र या पुत्री में जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है। जबकि माता की जो माता हो गई, मतलब कि जैसे नानी हो गई, ठीक है, नाना हो गए, या फिर चाचा हो गए, चाचा हो गए, चाचा भतीजा ये सब हो गया, या फिर दादा भी हो गए, ठीक है, दादा हो गया, चाचा चाची हो गए, है ना। तो ये सब जो रिश्ते हैं वो द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आते हैं। और ये द्वितीयक संबंध में अगर हम लोग बात करें तो 33 प्रकार का रिश्ता होता है, ठीक है। कितने प्रकार का रिश्ता होता है? 33 प्रकार का द्वितीयक संबंध का रिश्ता होता है इनमें, ठीक है। तृतीयक संबंध में अगर हम लोग बात करें तो तृतीयक संबंध में कौन कौन से रिश्ते आते हैं? तो तृतीयक संबंध की अगर बात करें तो इसमें जो है वो पर पितामह, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे दादाजी हैं उनके पिता, ठीक है, जो पिताजी हैं, पिता के पिता अर्थात दादा, और उनके जो पिताजी हैं ये सब जो है वो पितामह कहलाते हैं। तो पर पितामह, पितामह ये सब जो है वो तृतीयक संबंध के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या जो है अगर हम लोग बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं तो 151, ठीक है, 151 प्रकार का संबंध होता है, तृतीयक संबंध होता है। तो ये जो है नातेदारी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध और तृतीयक संबंध में डिवाइड किया। तो ये जो है वो संबंध है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे गोत्र की, ठीक है। अब हम लोग गोत्र की बात करते हैं। गोत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और गोत्र होता क्या है? आमतौर पे हर लोगों का गोत्र होता है, मेरा भी गोत्र है, आपका भी गोत्र होगा, जनजाति चाहे कोई भी लोग हैं, हर लोगों का गोत्र होता है। गोत्र क्या होता क्या है? ये गोत्र देखिए, गोत्र जो है वो सामाजिक गठबंधन का आधार होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पिताजी हैं, पिताजी के दादाजी, मतलब कि पिताजी दादाजी कहलाते हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम लोग पुराने चले जाएं तो अगर कहा जाए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारी उत्पत्ति तो पिताजी से, माता पिता से हुई, लेकिन हमारे पूर्वज, सबसे पुराने जो पूर्वज हैं वो कौन है? ठीक है, हमारे सबसे जो पुराने पूर्वज हैं वो कौन है? सबसे पहला आदमी कौन है जिससे हमारा ये रिश्ता अभी तक पीढ़ी जो है वो चलते आ रहा है? तो ऐसा कहा जाता है कि गोत्र जो है, हम लोग मानव का निर्माण ऋषि मुनि से हुआ है, ऋषि मुनि के ही सब वंशज हैं हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग ऋषि मुनि को मानते हैं कि हम इस ऋषि मुनि से हैं, वो इस ऋषि मुनि से है, वो इस ऋषि मुनि से है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गोत्र, ठीक है, उसी को गोत्र बोलते हैं। जो ऋषि मुनि, जैसे कौंडिन्य ऋषि मुनि है, ठीक है, तो कौंडिन्य के हम हो गए, ठीक है, वंशज हो गए, कोई और हैं तो कोई और के हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही होता था। तो जनजातियों में जो होता था वो गोत्र, ऐसे ही जनजातियों में भी गोत्र होता था। लेकिन जैसे हम किसी पूर्वज को मानते हैं, मतलब कि कोई आदमी से ही हम हैं, ठीक है, कोई आदमी से, लेकिन ये जो जनजातियां हैं ये ऐसा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं, ये अपने गोत्र का जो प्रधान मानते हैं वो वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को मानते हैं, ना कि किसी व्यक्ति को मानते हैं, किसी आदमी को मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गोत्र जो है वो 3 प्रकार के, जनजातियों में 3 प्रकार का गोत्र होता है। कौन कौन सा गोत्र होता है? एक होता है भ्रतिदल, दूसरा है गोत्रार्थ और तीसरा होता है जनजाति। अब समझेंगे थोड़ा सा कि ये भ्रातृदल और गोत्रार्थ और जनजाति ये होता क्या है। तो देखिए, जब अनेक गोत्र मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि भ्रातृदल, जब अनेक गोत्र मिल करके एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, कई गोत्र मिल करके, कई गोत्र का संगठन, है ना, कई गोत्र जब मिल जाते हैं और ये गोत्र बना लेते हैं संगठन, तो उसको कहा जाता है भ्रातृदल गोत्र, ठीक है। और वह अगर किसी जनजाति के गोत्र जो है, मतलब कि आधा भाग अलग हो जाता है और आधा जो है वो अलग हो जाता है,
मतलब कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उनका संगठन जो है वो डिवाइड हो जाता है, गोत्र जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है गोत्रार्ध, ठीक है, उसी को गोत्रार्ध कहा जाता है। और गोत्रों का एक समूह जो है, गोत्रों का समूह जो है वो जनजाति कहलाता है, गोत्रों का समूह जो है जनजाति कहलाता है, ठीक है, जनजाति कहलाता है। अब देखिए गोत्र की अगर बात की जाए तो हिंदुओं में यह ऋषियों के नाम पर होता है, जबकि इनमें जो है जनजातियों में अगर गोत्र बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी इन्हीं पर आधारित होता है, इन्हीं के नाम पर इनका गोत्र होता है। अब बात एक आता है कि गोत्र का आखिर मतलब क्या, मतलब कि कार्य क्या है, क्यों जो है वो गोत्र को हम लोग मानते हैं। तो धार्मिक कार्यों में आराधना का आधार है ये गोत्र है, लोगों पर एक तरह से कहे तो व्यवहार नियंत्रित करना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे गोत्र के लोग होते हैं, आप में भी होंगे, आपके समाज में भी होंगे, ऐसे गोत्र के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इस गोत्र के हैं, हम इस कुल, कहीं कहीं पे गोत्र को याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर गोत्र को कुल भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे गोत्र को कुल भी कहा जाता है। तो लोग कभी कभी बोलते हैं कि हम इस गोत्र के हैं, इस कुल के हैं, तो हम मांस मछली नहीं खाएंगे, हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, हम ये चीज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो समाज का आधार भी गोत्र से तय होता है, ठीक है। धन संपत्ति की रक्षा, उत्तराधिकारी का चयन, ये सब जो है प्रशासन गोत्र के आधार पर होता है जनजातियों में, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक शब्द यहां पे आएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो टोटेम, टोटेम आपसे पूछा जाएगा कि जनजातियों में टोटेम क्या है, और ये टोटेम जो है वो गोत्र से ही संबंधित है। क्या है टोटेम? जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि ये किसी व्यक्ति को, जनजाति जो है वो किसी व्यक्ति को, जैसा कि हिंदू में किसी ऋषि मुनि को माना जाता है, गोत्र का आधार वंशज माना जाता है, लेकिन ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे को, या किसी जीव जंतु को, जानवर को मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपने गोत्र का, जो जिस गोत्र का है उसका एक प्रतीक निर्धारित कर देते हैं, मतलब कहने का कि एक चिन्ह जो है वो निर्धारित कर देते हैं। जैसे अगर बात करें तो कोई किसी गोत्र का है, कोई आदमी है, ठीक है, मान लिया कि एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और इसका एक कोई गोत्र है, ठीक है। तो ये जिस गोत्र को मान रहा है, तो हमने अभी देखा कि ये पेड़ पौधे या जीव जंतु को ही मानेगा। तो मान लिया कि इसका जो गोत्र है वो है टोटेम, ठीक है। तो टोटेम का चिन्ह जो है वो होता है कछुआ, ठीक है। टोटेम का जो चिन्ह होता है वो होता है कछुआ। याद रखिएगा कि टोटेम जो है उस गोत्र का प्रतीक होता है, और टोटेम जो है वो टोटेम श्रद्धा, विश्वास, भाव, आदर, इन सब पर जो है वो आधारित होता है, और जो टोटेम को मानते हैं उसी को टोटेमवाद कहा जाता है, ठीक है, टोटेमवाद कहा जाता है। जैसे अब समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई गोत्र है, कोई व्यक्ति है और उसका गोत्र जो है वो टोटेम है, और टोटेम कहा जा रहा है कछुआ को, तो ये क्या करेंगे कि कछुआ के प्रति अपना आदर, विश्वास, श्रद्धा ये सब रखेंगे। मतलब कि कछुआ को नहीं मारेंगे, न तो उसको मारेंगे, खाएंगे, कछुआ को पूजा करेंगे, उसका पूजन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो चिन्ह पर आधारित होता है, और उसकी ये लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ, आराधना करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखना, हो सकता है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक शब्द आता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा यह शब्द बना है निषेध से। निषेध, निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब क्या होता है? मतलब कि मनाही, ठीक है। निषेध का मतलब होता है मनाही, मना। किसी भी चीज में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे समाज में एक ब्राह्मण होते हैं जाति से, उनमें निषेध है एक चीज को लेकर के कि ब्राह्मण मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण मांस मछली का सेवन नहीं करते, खाना खाते हैं
तो वो खाना में कभी भी मांस मछली ये सब का सेवन नहीं करेंगे। मतलब कि इनकी जाति में निषेध है किस चीज का, मांस मछली का, ठीक है। ये जो है वो वेजिटेरियन होते हैं। तो प्रत्येक प्रजाति की अपनी संरचना होती है और उसमें कुछ व्यवस्थाएं होती है, कुछ मनाही भी होता है कि ऐसा नहीं करना है। अगर हमने ऐसा किया तो कोई ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दंडित करेगी, है ना, जो हमें दंडित करेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो हिंदू धर्म में मंदिर में पूजा किया जाता है। तो उसमें मंदिर में हम लोग क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन उसके स्थान पर कोई खाने वाला ही चीज, जैसे चावल है, सब्जी है, सब्जी कभी चढ़ाते हैं क्या ले जाकर के, सब्जी है, एग्स बनाते हैं वो चढ़ाते हैं क्या ले जाकर के, नहीं चढ़ाते हैं, है ना। ऐसा अगर कोई करता है तो मतलब कि समाज के लोग कहते हैं और अंदर ही अंदर जो है ये भाव उत्पन्न होता है कि अगर तूने चिकन जाकर के भगवान को ऐसा चढ़ा दिया कि भगवान खुश हो जाएंगे, है ना, भगवान खुश हो जाएंगे, उनको चिकन लेग पीस बिल्कुल देंगे और देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं, वो जो है वो नाराज हो जाएंगे और बहुत बड़ा पाप लगेगा हमें, ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो हर समाज में कुछ जो है वो निषेधाज्ञा होती है। अब इनमें भी कुछ मनाही है, निषेधात्मकता है, ठीक है। जैसे खान पान को लेकर के, यौन संबंध को, सेक्स को लेकर के भी, या इसके अलावा और भी चीजें हैं जो निषेध हैं। अब क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे पहले बात करें तो इनका जो गोत्र होता है, गोत्र चिन्ह वो पूजनीय होता है और इनकी हत्या करना और कष्ट पहुंचाना निषेध है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनका जो गोत्र चिन्ह है, जैसे कछुआ का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, जैसे कछुआ का मैंने एग्जांपल दिया था कि कछुआ अगर गोत्र चिन्ह है इनका, ठीक है, क्या है, गोत्र चिन्ह है, तो इसका ये क्या करेंगे, कभी भी इसको, कछुआ को ये हानि नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि मनाही है इनके समाज में कि कछुआ को अगर कुछ हुआ, इनसे हुआ तो बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा कहे तो, और भगवान जो है वो दंड करेंगे। जैसे हिंदू समाज में अगर बात की जाए तो एक जीता जागता उदाहरण आपको देता हूं। जैसे गांव में अभी भी ये प्रथाएं हैं कि हम लोग गायों को जो है वो एक तरह से पूजनीय मानते हैं, है ना, गायों को पूजनीय मानते हैं और प्राचीन समय से ही गाय पूजनीय रही है, गाय काफी पूजनीय पशु रही है, ठीक है। तो अगर गाय आप पाल करके रखते हैं और गाय की मृत्यु हो जाती है, आप बांध करके रस्सी से उसको रखते हैं और अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको पता नहीं क्या क्या दान ये सब जो है वो जा करके करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे गया में, बनारस में, यहाँ पर जाना पड़ता है, तब जाकर के आपके ऊपर से पाप ये खत्म होता है। मतलब आपने गाय को मार दिया है, गाय पवित्र पशु है, ठीक है, गाय पवित्र पशु है, हमारे समाज में, हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है। और गाय को अगर आपने हानि पहुंचा दिया तो भगवान आपको जरूर जो है वो हानि पहुंचाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भगवान से क्षमा याचना करना होगा। इसलिए क्या क्या जो प्रावधान है वो सब किया जाता है, ठीक है। वैसे ही इनमें भी है कि अगर कछुए या जो भी अलग अलग प्रतीक पेड़ पौधे हैं उसको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ऊपर वाला जरूर देगा, दंडित जरूर होना पड़ेगा अलौकिक शक्ति के द्वारा, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें तो क्या इनका जो गोत्र चिन्ह है, इस गोत्र चिन्ह को कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। गोत्र में विवाह वर्जित है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो समगोत्र, समगोत्र की अगर बात करें तो समगोत्र में विवाह वर्जित है। हमारे यहां भी यही होता है, हमारे यहां भी यही होता है कि अगर एक गोत्र है लड़के का और लड़की का, अगर विवाह होना है और दोनों का गोत्र एक निकल गया तो विवाह संपन्न नहीं होती है, ठीक है। सम गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है, विवाह नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समगोत्रीय यौन संबंध जो है, क्योंकि शादी विवाह होगा तो यौन संबंध अपनाया जाएगा, तो ये यौन संबंध जो है वो वर्जित है और ये पाप होता है, ठीक है। हो जनजाति में अगर हम लोग बात करें, हो जनजाति में अगर बात करें तो हो जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, हो जनजाति की जो महिलाएं होती हैं ये हल नहीं चलाते हैं, ये हल नहीं छू सकती हैं, ठीक है, हल नहीं चला सकती है। कृषि कार्य में हल छूना निषेध है, हल को ये नहीं छू सकती हैं हो जनजाति में। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें मुंडा जनजाति की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें मुंडा जनजाति की तो कहा ऐसा जाता है कि मुंडा जनजाति में जो महिलाएं होती हैं
ये धान की रोपनी नहीं करते हैं, ठीक है, धान नहीं रोपती हैं, धान की रोपनी ये नहीं करती हैं, धान को ये नहीं छू सकती हैं। मुंडाओं में विवाह बहन को, मतलब कि अर्थात गांव की जो विवाहित बेटियां होती हैं वो मतलब कि एक त्योहार इनके यहाँ होता है जिसको बोला जाता है सरहुल का त्योहार, ठीक है। तो सरहुल त्योहार जब मनाया जाता है तो इस त्योहार का जो प्रसाद होता है वो बेटियां नहीं खाती हैं, ठीक है, बेटियां बहन ये सब प्रसाद नहीं लेती हैं। तो ये निषिद्ध है। मुंडा महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मुंडाओं की जो महिलाएं होती हैं ये दाह संस्कार में भी भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, दाह संस्कार में भी भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, दाह संस्कार में भी भाग नहीं लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी दाह संस्कार होता है, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पुरुष ही शव को ले जा करके और उसका दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। उसी प्रकार से मुंडाओं में भी महिलाएं जो है वो दाह संस्कार में शामिल नहीं होती है, ये नहीं जाती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को जो है वो निषेधाज्ञा कहा जाता है, मतलब कि अलग अलग जनजातियों में भी निषेधाज्ञा है, अलग अलग चीजें हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो हमें दंडित कर सकती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो आम जनजातियों में हिंदुओं की तरह ही जैसे देवस्थल, पूजा स्थल, ये सब जो है वो महिलाएं इसमें जाती हैं, लेकिन जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, तो उसमें क्या उसको बोलते हैं, मस्जिद होता है, उसमें मस्जिद में महिलाओं को जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे पूजा स्थल इन जनजातियों में भी हैं जहाँ पे महिलाओं की मनाही है, ठीक है, महिलाएं नहीं जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं विवाह, विवाह को देखते हैं, विवाह के प्रकार, कितने प्रकार, विवाह कैसे होता है। सबसे पहले तो इंट्रो दे देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं कि विवाह होता कैसे है। जैसे विवाह अगर हम लोग आम अभी देखें, आम लोग जैसे हम लोग हिंदू समाज में अगर देखा जाए तो विवाह जो है लड़की का प्रस्ताव लड़के के यहाँ आता है, लड़की वाले देखते हैं कि हाँ लड़का तो अच्छा है, पैसे कमा रहा है, अच्छा खासा है ना, घर द्वार भी अच्छा है, 4 व्हीलर भी है घर में, ठीक है, हमारी बेटी को ये सुखी रख सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये लोग तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो लड़के का क्या हाल करेगी, है ना। तो वो लोग देखते हैं लड़के में कि लड़के में क्या खास बातें हैं और क्या चीज़ें हैं, वही देख करके जो है वो शादी कर देते हैं। फिर लड़के वाले क्या बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी बेटी से शादी तो करेंगे, लेकिन हमें चाहिए 50 लाख रुपए, है ना, अगर 50 लाख रुपए देंगे तभी शादी करेंगे और नहीं तो नहीं शादी करेंगे। वो भी सोचेगा कि अच्छा इतना इनकम है इसका, रॉयल लाइफ है, चलो 50 लाख रुपए दे ही देते हैं, है ना, मेरी बेटी तो बाद में वसूल कर ही लेगी 50 लाख रुपए, इससे चूस लेगी ही, ठीक है। तो इस प्रकार से विवाह होता है। यहाँ पे लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं रिश्ता लेकर के, अगर अच्छा लगा, दोनों के बीच में रिश्ता बना तो विवाह आगे बढ़ता है और नहीं तो फिर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें जो विवाह होता था वो कैसे होता था, इनमें भी अलग अलग जो जनजातियां हैं अलग अलग प्रकार से विवाह जो है इनमें संपन्न होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मुंडाओं का जो समाज है, मुंडा जनजाति का जो समाज है, मुंडा समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। बाल विवाह कहने का मतलब ये कि बचपन में ही शादी तय कर दी जाती थी और बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। कुछ कुछ तो ऐसा होता था कि जन्म लिया, हाँ मेरा बेटा जो है तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, तुम्हारी बेटी भी परसों जन्म ली है ना, हाँ मेरा यहाँ जो है वो 10 दिन पहले जन्म लिया है, तो इन दोनों की शादी जो है भविष्य में ये बड़े होंगे तो 2-4 साल में इनकी शादी कर देंगे। अब ये लड़का मान लिया कि निकल गया बदमाश, है ना, रोड छाप निकल गया लड़का, तो लड़की का किस्मत तो गया, है ना। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। तो बाल विवाह से फायदा भी होता था और नुकसान भी होता था। जैसे अगर बात करें तो लड़का अगर निकल गया डीएम बन गया, मतलब कि बहुत ऊंचे पद पर चला गया, अभी वर्तमान में डीएम में बोल रहा हूँ, लड़का जो है वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया या कुछ बन गया, राजा ही बन गया, तो उसी लड़की से शादी होनी है ना। तो उस लड़की का किस्मत जो है वो बहुत ही चमक रहा था कि इससे शादी, और अगर मान लिया कि निकल गया लखेरा, है ना, रोड छाप निकल गया, तब उसकी किस्मत बर्बाद। तो ये जो है वो एक तरह से जुआ होता था। इसमें माँ बाप तो तय कर देते थे, लेकिन बेचारे लड़के लड़कियों को काफी नुकसान होता था इससे। तो बाल विवाह की प्रथा होती थी, ठीक है, उस समय।
तो लेकिन मुंडा जो समाज था, मुंडा जो जनजाति थी, उनमें ये बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहु विवाह की प्रथा भी नहीं थी। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे जो राजा महाराजा होते थे प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास आपने पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें हमने देखा है कि कई ऐसे राजा महाराजा होते थे जो अपने समाज का विस्तार करने के लिए कई उद्देश्यों से कई प्रकार के विवाह करते थे। आज किया एक, फिर 6 महीने के बाद एक और शादी कर लिया, एक और राजकुमारी अच्छी लग गई, उससे भी शादी कर लिया, और दहेज स्वरूप उनको मिल जाता था कुछ राज्य का हिस्सा, तो ऐसे अपने राज्य का भी विस्तार कर लेते थे और नई नई राजकुमारियों से शादी विवाह भी कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रथा था, राजा महाराजाओं के लिए बहु विवाह की प्रथा थी। प्रथा नहीं कह सकते, इनके मन में सारा कुछ तो इन्हीं के हाथ में होता था, ये कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मुंडा जो जनजाति है इसमें बहु विवाह की प्रथा नहीं थी। एक विवाह अगर आपने कर लिया तो दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनके पास पैसे हैं वो तो करते ही हैं, है ना। एक यहाँ पे, एक मुंबई में पत्नी को रख दिया, एक दिल्ली में रख दिया, एक पटना में रख दिया, एक रांची में रख दिया, एक कहाँ रख दिया, एक कहाँ रख दिया, है ना, और फ्लाइट से उड़ते चल रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि सब जो है उड़ा देंगी महिलाएं, है ना। अब देखिए, विवाह के लिए लड़के पक्ष को जो है वो लड़की पक्ष के पास जाना होता था। मुंडा जनजाति की अगर बात की जाए, ठीक है, मुंडा जनजाति की ही मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये प्रमुख जनजाति है झारखंड की। ठीक है, इसीलिए मैं मुंडा जनजाति की बात कर रहा हूं। तो मुंडा जनजाति में यहाँ के लड़के पक्ष वाले जो है वो लड़की के यहाँ जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि लड़के वाले किसके पास, लड़की पक्ष के पास जाते थे, है ना। अभी तो उल्टा है, लड़की पक्ष वाले जो है वो लड़के पक्ष के पास जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि हम आपको इतना एक स्कॉर्पियो देंगे, इतना पैसा देंगे, आप शादी कर लीजिए, मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, आएगी, आपका घर जो है वो मंदिर बना देगी। पता नहीं मंदिर बनेगा या खंडर बनेगा, लेकिन बोलते तो हैं ऐसा ही, है ना, कि मंदिर बनेगा। तो ये जो लड़की है, लड़के जो है, लड़के वाले जो होते थे वो लड़की के घर जाते थे, रिश्ता लेकर के जाते थे कि हम जो है आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की विवाह थी, जैसे हरण विवाह, हट विवाह और भी कई प्रकार के। अभी उन लोगों इन सब विवाह को हम लोग समझेंगे, सेवा विवाह, सहपलायन विवाह, हरण विवाह, हट विवाह, विनिमय विवाह, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए समझते ही हैं कि क्या क्या होता था। लेकिन कुछ जनजातियों के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मुंडा जनजाति में हमने देखा कि लड़के वाले जो है वो लड़की के यहाँ जाते थे, और उरांव जनजाति में अगर हम लोग बात करें तो उरांव जनजाति में भी बाल विवाह प्रथा जो है वो वर्जित थी। उरांव जनजाति में भी बात करें तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो वर्जित थी, बाल विवाह इनमें भी नहीं हुआ करता था। दुल्हन का चुनाव जो है वो दूल्हे के माता पिता करते थे। माता पिता जहां पर बोल दिए कि यहाँ पे शादी करना है, ये दुल्हन जो है, लड़की जो है अच्छी है, इसी से तुम्हारी शादी होगी। अब कहाँ हो रहा है ना। अब जो है वो लड़का बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, मेरी वाली तो वो है, ठीक है, उसी से करो, और नहीं तो जहर खा के मर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये समय आ गया है। लेकिन पहले जो है उरांव जनजाति में माता पिता ही सेलेक्ट करते थे, माता पिता ही लेन देन तय करते थे कि कितना जो है वो देना है, कितना में आप बिकिएगा। ठीक है, लड़के आजकल ज़्यादा बिकते हैं, तो माता पिता ही लेन देन का मतलब जो है वो तय करते थे। और विवाह करने के लिए लड़का जो है वो दुल्हन के घर जाता था। ठीक है, लड़का जो है वो किसके यहाँ, दुल्हन के घर जाता था विवाह करने के लिए। और इसके बाद एक मंडप होता है जिसको ये लोग बोलते हैं मड़वा। ठीक है, तो मड़वा में सिंदूर दान होता है, सिंदूर दिया जाता है, तब से ये महिला जो है इसकी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संथालों की, संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति में क्या होता है, संथाल जनजाति में भी वैसा ही होता है। ठीक है, इनमें भी समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब कि एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। दूसरा ये कि इस जाति में भी विवाह की प्रथा थी, मतलब कि बहु विवाह इसमें नहीं होगा, एक से ज्यादा विवाह जो है वो नहीं होगा, बाल विवाह भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज था कि बहु विवाह नहीं था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह था। विधवा पुनर्विवाह कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला, पुरुष जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है, तो महिला जो है वो दूसरी शादी कर सकती थी, मतलब विधवा महिला दूसरी शादी कर सकती थी। और ये ज्यादातर जो है वो देवर से शादी कर लिया करती थी। ठीक है, देवर से शादी हो जाती थी। या अगर महिला मर गई तो जो साली होती थी, मतलब कि जो पत्नी थी, उसकी जो बहन होती थी, उससे जो है उस पुरुष की शादी हो जाती। तो इस टाइप का शादी जो है वो वर्जित था। लेकिन
महिला के रहते हुए या पुरुष के रहते हुए दूसरी शादी अलाउ नहीं थी। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन हुआ, इसमें संथाल में अगर बात करें तो अंतरजातीय मतलब कि एक जाति से दूसरे जाति के लोग, अब तो ये ज्यादा प्रचलन में आ गया है ना, जातिवाद खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह भी संथाल जनजातियों में हुआ करता था, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित थे। अब एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि अगर कोई शादी का नियम तोड़ता है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो समगोत्रीय विवाह यहाँ पे अलाउ है नहीं, एक गोत्र में शादी होगा नहीं। और अगर जो है वो कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई और बाद में निकल गई, पता चला कि अच्छा जो मेरा गोत्र है वो भी उसका भी वही गोत्र है, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, है ना। वो अगर नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ये करेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ जाएंगे, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तब अगर शादी कर लेते हैं किसी भी प्रकार से तो उनका जाति बहिष्कार होता था, उनका जाति बहिष्कार होता था। और उस जाति बहिष्कार को कहा जाता था बिटलाहा, ठीक है, उसको कहा जाता था बिटलाहा। बिटलाहा जो है वो एक प्रकार का बहिष्कार होता था, समाज से, जाति से उनका बहिष्कार कर दिया जाता था, उनको एक तरह से कहें तो निकाल दिया जाता था, तुम्हारा गांव में पंचायत में प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। असुर समाज में भी बहुगोत्रीय विवाह का प्रचलन हुआ, अलग अलग गोत्र में विवाह जो है वो होते थे, अभिभावक के द्वारा ये तय किया जाता था। और अलग अलग जनजातियों की तरह वधु देने की प्रथा थी, ठीक है, वधु देने की प्रथा थी, वधु मूल्य देने की प्रथा थी। एक चीज होता था असुर जनजाति में, असुर जनजाति की अगर बात करें, असुर जनजाति क्या करते थे कि वधु मूल्य लेते थे। जैसे अभी वर मूल्य होता है ना, कि हमारे वर का मतलब हमारे लड़के की कीमत इतनी है, अगर देंगे तभी शादी करेंगे, तभी हम अपने लड़के को बेचेंगे, ठीक है, दहेज जिसको बोलते हैं। तो असुर जनजाति में वधु मूल्य होता था, वधु मूल्य होता था। वधु मूल्य कहने का मतलब कि अगर लड़की से शादी कर रहे हैं, किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उस लड़की को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, मूल्य देना पड़ेगा, दहेज लड़की को देना पड़ेगा, न कि आपको दहेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको वधु मूल्य कहा जाता था। और असुर जनजाति में ये वधु मूल्य जो है वो प्रचलित था। अब मान लिया कि पैसे है नहीं, ठीक है, पैसे है नहीं, तब क्या होगी, तो एक शर्त रखा जाएगा कि बच्चे ठीक है मेरी बेटी से तुम लोग जो है वो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि तुमको जो है अगर वधु मूल्य तुम नहीं दे पाते हो तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, ससुराल में रहना पड़ेगा, और ससुराल में रह करके और कमाओ, और कमा करके हमको पैसे दो, ठीक है, हमारे यहाँ काम करो, कमाओ, और जो इनकम होगा वो हमें देते जाओ। 6 महीने, 6 साल, 7 साल, 10 साल, जितना दिन रहना है वसूल करो, और तब जो है इसको लेकर के जाओ, तब जो है ये तुमको मिलेगी। तो इस प्रकार की प्रथा थी। अभी भी अब जो है इसको कर देना चाहिए, है ना, इसी टाइप का अब कर देना चाहिए कि अगर नहीं है तो रहो ससुराल में, कमाओ और उन्हीं को दो, तब ले जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और एक चीज और था, पलायन विवाह भी प्रचलित थी। अभी तो हम लोग ये देखेंगे पलायन विवाह ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विवाह के प्रकार की ओर। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तभी समझ में आएगा, ओके। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं विवाह के प्रकार कि कितने प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है, कितने प्रकार के विवाह इन जनजातियों में संपन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेवा विवाह। सेवा विवाह, सेवा विवाह क्या होता है? अगर अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि वधु मूल्य की अदायगी नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जब वर अपनी मतलब कि ससुराल में ही रहता है वर, और वहां पर ये वचन देता है, सास ससुर को ये वचन देता है कि मैं आप ही के यहाँ रहूंगा, और आपके यहाँ रह करके लगभग जो है वो 5 से 6 वर्ष, ठीक है, 5 से 6 वर्ष ये ससुराल में रहेगा, और 5 से 6 वर्ष ससुराल में रह करके और वधु मूल्य जो है वो अदा करेगा, वधु मूल्य की अदायगी करेगा, तब जो है वो अपनी पत्नी को फिर लेकर के जाएगा। तो सेवा विवाह इसको कहते हैं, सास ससुर की सेवा करेगा ये लड़का, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा कि लड़का जो है वो वधु मूल्य नहीं दे पाता है, तो
तो अपने सास ससुर के यहाँ रह करके उनकी सेवा करता है 5-6 वर्ष, तो इसको कहा जाता है सेवा विवाह। बस इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। साथ में वह लड़की भी साथ ही में रहती है। ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया तो सिर्फ वर को ही यहाँ पे ससुराल में रहना है और इसकी पत्नी जो है अपने ससुराल में, मतलब कि लड़के के घर में रह सकती है, ऐसा नहीं। दोनों जो है यहीं पर रहेंगे और तब जो है ये लड़की को लेकर के फिर अपने घर जाएगा, 5-6 साल के बाद जो है हो जाएगा। तो ये जो सेवा विवाह है वो किन जनजातियों में प्रचलित है? मुंडा हो गए, ठीक है, मुंडा जनजाति, बिरहोर जनजाति, ठीक है, मुंडा जनजाति हो गई, बिरहोर जनजाति हो गए, संथाल हो गए, संथाल जनजाति, इन सब जनजातियों में ये सेवा विवाह प्रचलित था। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सह पलायन विवाह। ये सह पलायन विवाह क्या था? सह पलायन विवाह, पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह। मतलब कि जब युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये कहते हैं कि हमने जीने मरने की कसम खा ली है, अब जो है जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, है ना। लेकिन माता पिता बोलते हैं अगर ऐसा किया तो काट देंगे, है ना। मतलब कि माता पिता राजी है नहीं, तो ये बच्चा बच्ची क्या करेगी? ये लोग कहेंगे कि भाड़ में जाओ तुम लोग, माता पिता चले हम लोग, है ना। मतलब कि ये फुर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उसको कहा जाता है सह पलायन विवाह। मतलब कि पलायन मतलब भाग जाएंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। अब जब ये भाग जाएंगे तब माता पिता को ये लगेगा कि जब इनका मर्जी था ही तो कर ही देते हैं शादी, क्या जाता है ना। तब फिर इन दोनों को फिर से बुलाया जाता है और फिर से बुला करके और शादी करवाया जाता है। मतलब कि फिर जो है वो दोनों राजी हो जाते हैं, माता पिता दोनों के जो है वो राजी हो जाते हैं और फिर जो है वो विवाह कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है सह पलायन विवाह, ठीक है। ये जो है वो मुंडा जनजाति, मुंडा हो गए, बिरहोर जनजाति हो गई, बिरहोर जनजाति। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति, इन सभी जनजातियों में यह सह पलायन विवाह प्रचलित है, ठीक है। तीसरा है हरण विवाह। ये हरण विवाह क्या था? कन्या का अपहरण कर लेंगे, है ना। हुआ क्या कि मान लिया कि एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गई कि करेंगे तो इसी से शादी, लड़की वाले मान नहीं रहे और लड़की को भी पसंद नहीं है, ये लखैरा लड़का है, इससे शादी नहीं करेंगे, है ना। लड़का है विधायक का बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है नहीं, विधायक का बेटा, वो बोलेगा कि रुको रुको तुमको उठा ही लेंगे, है ना। तो अपहरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं उसका, ठीक है, कन्या का अपहरण करके और फोर्सफुली उससे विवाह करेंगे, ठीक है। तो ऐसे विवाह को, ठीक है, ये एक प्रकार का अपहरण था। और किसका अपहरण? लड़के का नहीं, कन्या का अपहरण। लड़के का भी अपहरण होता है, ठीक है। लड़के का अपहरण बिहार में प्रचलित है, नवादा, पटना, ये सब जो क्षेत्र है, नालंदा, ये सब क्षेत्र, यहाँ पे लड़के का अपहरण होता है। जैसे उस क्षेत्र वाले लोग काफी गोली बंदूक वाले होते हैं और देखते हैं कि बाहर से कोई लड़का आया हुआ है, कोई इंजीनियर है, अच्छा ऑफिसर है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि उसको अपहरण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पकड़ करके और फोर्सफुली अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। बोलते हैं कि अगर इसको कुछ हुआ तो खोपड़ी उड़ा देंगे, सोच लेना। बिहार में ये जो है वो पकड़ुआ विवाह के नाम से प्रचलित है ये विवाह, ठीक है, पकड़ुआ विवाह। काफी ये मामला हमेशा जो है वो न्यूज में आते रहता है पकड़ुआ विवाह का। तो ये हरण विवाह जो है ये अपहरण विवाह है, ठीक है, अपहरण विवाह है। और एक तरह से इसको देखें तो लव मैरिज, प्रेम विवाह के रूप में भी इसको देखा जाता है। जैसे एक लड़के को अगर उस लड़की से प्रेम है तभी तो ये ऐसा कह रहा है कि अगर मेरी नहीं हुई तो सोच लेना, अपहरण कर लेंगे लेकिन शादी तुम ही से करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से प्रेम विवाह भी है। मुंडा, सौरिया, पहाड़िया, ये सब में जो है ये प्रचलित है। मुंडा जनजाति हो गई, सौरिया, पहाड़िया जनजाति हो गई, ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति हो गई। और भी कई जनजातियां हैं, बिरहोर जनजाति है, उसमें भी ये प्रचलित है, ठीक है, बिरहोर जनजाति, उसमें भी ये विवाह काफी प्रचलित है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अर्थ विवाह। ये विवाह, ये सब विवाह के जो प्रकार हैं वो पढ़ करके भी थोड़ा काफी हंसी आता है ना। अच्छा इस प्रकार के, और
देखा भी जाता है, हम लोग भी अपने समाज में देखते हैं कि इस प्रकार का विवाह होता है ना, इस प्रकार का विवाह होता है। देखिए हठ विवाह जो है वो कैसा विवाह, इसमें और भी हंसी आने वाली है। इस विवाह में अभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है ना। कहने का मतलब कि दोनों पक्ष में, लड़का में और लड़की में, दोनों में प्रेम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ही को प्रेम हो, लड़की को प्रेम हो या लड़का को। मैक्सिमम जो है इस विवाह में लड़की को ही प्रेम होता है किसी लड़के से, है ना। कोई लड़का पसंद आ गया, हम इसी से शादी करेंगे, है ना। अगर लड़का कहता है, लड़का पसंद नहीं करता है, लेकिन लड़की को लड़का जो है वो पसंद आ जाता है, तो बिना सोचे समझे ये जो लड़की है वो बिना सोचे समझे चली जाएगी उसके घर, है ना। बिना सोचे समझे परिवार को भी छोड़ छाड़ करके और उसके घर चली जाएगी। परिवार वाले बोलेंगे कि आ जाओ आ जाओ, देखेंगे हमारा समाज ये कहेगा वो कहेगा, लेकिन ये मानती नहीं है और उसके घर में जाकर के और रहने लगती है। ठीक है, उसके घर में जाकर के और रहने लगती है। बुलाते हैं, उसके यहां से भी भगाते हैं, लेकिन हठ करती है, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम इसी के घर में रहेंगे। ये विवाह करे या ना करे लेकिन इसी के घर में रहेंगे। मतलब कि बिल्कुल हठी लड़की है, बदमाश लड़की है ना। तो उसको जो है उस टाइप के विवाह को हठ विवाह कहते हैं। फिर माता पिता भी और लड़के के माता पिता भी ये सोचते हैं कि चलो विवाह कर ही देते हैं, ये मानेगी नहीं। फिर लड़का भी बोलता है चलो शादी कर ही लेते हैं इससे, ठीक है, बहुत हठी लड़की है। तो फिर जो है वो विवाह संपन्न हो जाता है। तो ऐसे विवाह को जो है वो हठ विवाह कहते हैं। ये सब शब्दों से ही समझ में आ जा रहा है कि ये सब किस टाइप के विवाह होंगे। ठीक है, मुंडा में मुंडा जनजाति, इसके अलावा सौरिया पहाड़िया, बिरहोर जनजाति, इन सभी जनजातियों में ये हठ विवाह प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विनिमय विवाह। ये विनिमय विवाह क्या होता है, एक चीज बता रहा हूं। अभी विनिमय विवाह कैसे हो सकता है, जैसे कोई लड़का है, मतलब कोई लड़की है, कोई लड़की का रिश्ता लेकर के भाई, उसके पिताजी और उसके भाई जो है वो गए, है ना, अपने बहन की शादी करने, किसी के यहाँ शादी हो गई। उस लड़के की, जिस लड़के से शादी हुई है, ठीक है, जिस लड़के से अपनी बहन की इस लड़के ने शादी की है, उस लड़के की भी बहन है। ठीक है, उस लड़के की भी, मतलब कि अपने जीजा जी की भी एक बहन है। ठीक है, तो उसकी बहन इसको पसंद आए, है ना। अब ये बोलेगा कि जीजा जी की जो बहन है ना, उसी से शादी करेंगे, हमको बिल्कुल मन है हम उसी से शादी करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की बहन से शादी करना जो है वो विनिमय विवाह कहलाता है। ठीक है, एक भाई की शादी दूसरे परिवार की बहन से और उस परिवार की शादी दूसरे परिवार के वैसे ही संबंध में होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विनिमय विवाह बोलते हैं। ठीक है, या इसको स्थानीय भाषा में कई जगह जो है वो गोलट विवाह भी कहते हैं। ठीक है, इसको गोलट विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गोलट विवाह भी कहा जाता है। तो ये सब जो है वो विवाह के प्रकार है, इनमें ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं युवा गृह। अब ये युवा गृह क्या होता है, सबसे पहले आपको समझा देता हूं ये युवा गृह क्या होता था। ठीक है, युवा गृह का कहने का मतलब ये हुआ कि युवा गृह में जो जनजातियों के युवाएं होती थी, मतलब जो युवा होते थे, जैसे हम लोग युवा हैं, तो जब हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, जन्म के बाद बढ़ना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को स्कूल में एडमिट कर दिया जाता है पढ़ने के लिए। पहले अंदर क्या होता है, LKG UKG नर्सरी, क्या क्या 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे इन युवाओं को, जनजाति युवाओं को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, एजुकेशन दिया जाता है, उसको कहा जाता है युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, उसको युवा गृह कहा जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के युवा गृह हुआ करते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो गितियोरा है ना, गितियोरा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो धुमकुड़िया है, टंडा है, घोटलू है, गति है। तो इन सब के बारे में थोड़ा जो है हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें गितियोरा की, तो ये गितियोरा क्या था, ये भी एक प्रकार का युवा गृह था। तो ये किन जनजाति का, याद रखिएगा,
युवा गृह से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि चांसेस है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है जनजातियों का, उसमें युवा गृह से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गितियोड़ा की अगर हम लोग बात करें तो ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है ये युवा गृह गितियोड़ा। इसमें क्या होता है कि गांव के बाहर, ठीक है, जैसे अभी भी वर्तमान में अगर आप लोग देखेंगे तो गांव का जो स्कूल होता है जिसको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, तो गांव के बाहर ही होता है। ऐसा नहीं होता कि बीच गांव में है और चारों ओर से घर है, शायद ही ऐसा कहीं मिल जाए, लेकिन अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि स्कूल जो होता है वो गांव के बाहर होता है। तो ये भी जो है मुंडा जनजाति का जो गितियोड़ा होता था वो गांव के बाहर होता था और झोपड़ी का बनाया हुआ होता था, मिट्टी का या फिर झोपड़ी का ऐसे बनाया हुआ था, जैसे ऋषि मुनि ये सब का होता था उस समय में। ठीक है, रामायण महाभारत में आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी प्रकार का गितियोड़ा होता था जनजाति में। मुंडा जनजाति का जो गितियोड़ा होता था वो किसका बना हुआ था? झोपड़ी नुमा होता था। ठीक है, झोपड़ी नुमा ये होता था, झोपड़ी नुमा ये होता था। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसकी देखभाल करने के लिए एक वृद्ध महिला को रखा जाता था। ठीक है, इसकी देखभाल कौन करता था? इसकी देखभाल के लिए एक वृद्ध महिला को रखा जाता था। बूढ़ी महिला होती थी जो गितियोड़ा की देखभाल करती थी, इसमें जो भी चीजें होती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या सिखाया जाता था? क्या सिखाया जाता था? जो हमारे समाज का नियम कानून है, जैसे हम लोगों को, हम लोग अगर स्कूल में जाते हैं तो क्या सिखाया जाता है? पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABCD ये सब सारा कुछ सिखाया जाता है ना, पढ़ने के लिए, कि आगे पढ़ेगा तो नौकरी होगा, नौकरी होगा तो घर परिवार सारा कुछ चलेगा। तो यहाँ पे इनको क्या सिखाया जाता था? जो युवा होते थे उनको सिखाया जाता था समाज के नियम कानून। ठीक है, समाज में कैसे रहना है, क्या नियम कानून है, क्योंकि इनका जो सामाजिक व्यवस्था था इनमें दंड भी बहुत ही कठोर होता था, फांसी तक दे दिया जाता था, मार भी दिया जाता था। ठीक है, घोर अपराध अगर करते थे तो सबसे पहले उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता था कि समाज में आपको कैसे रहना है। ठीक है, सही दाम्पत्य जीवन संचालन करने की शिक्षा दी जाती थी कि विवाह शादी होगा तो कैसे जो है वो तुम लोग अपना जीवन जो है वो यापन करोगे, ये सब शिक्षा जो है वो दी जाती थी। तो ये सब याद रखिएगा। गितियोड़ा मुंडा हो गया, या फिर सौरिया पहाड़िया। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जो जनजाति होती थी उसमें भी गितियोड़ा ही होता था। इसके अलावा अगर बात करें तो असुर जनजाति है, असुर जनजाति है, तो असुर जनजाति में भी गितियोड़ा ही होता था। युवा गृह जो है वो गितियोड़ा ही कहलाता था। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं धुमकुरिया। धुमकुरिया क्या था? धुमकुरिया की अगर हम लोग बात करें तो धुमकुरिया जो है वो उरांव जनजाति में प्रचलित था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति में कौन सा युवा गृह जो है वो प्रचलित था। ठीक है, तो धुमकुरिया जो युवा गृह है वो उरांव जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, धुमकुरिया में भी कई स्तर होते थे, मेनली जो है वो 3 स्तर होते थे। ठीक है, धुमकुरिया में भी 3 स्तर होते थे। जैसे अगर हम लोग कहें तो पढ़ाई करने हम लोग जाते हैं तो 3 स्तर, 3 नहीं कई स्तर अब हो गए हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल, फिर हो गया मध्य स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर जो है हाई स्कूल हो जाता है, वैसे ही। तो इनमें भी उम्र के हिसाब से, जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहला जो स्तर होता था वो 10 से 11 वर्ष का होता था। ठीक है, 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता था, उसको पहला बोलते थे। ठीक है, पहला स्तर होता था। दूसरा जो स्तर होता था, दूसरा स्तर की अगर बात करें तो 15 से 16 वर्ष की जब आयु हो जाती थी तो दूसरे स्तर में प्रवेश मिलता था। ठीक है, दूसरे स्तर में प्रवेश के लिए 15 से 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा जो स्तर होता था वो 20 से 21 वर्ष के अगर आप हो जाते हैं तब आपको इसमें मतलब कि एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये होता था। और 10 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती थी, इस अवस्था में जो प्रवेश होता था उसको कहा जाता था पुन्ना जोखर। ठीक है, पुन्ना जोखर, पुन्ना जोखर इसको कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, पुन्ना जोखर कहा जाता था। 15 से 16 वर्ष में जब होता था, ठीक है, प्रवेश होता था, तो इसको मजतूरिया जोखर कहा जाता था। मजतूरिया जोखर, मजतूरिया
मजतूरिया जोखर कहा जाता था। ये सब आप लोग नोट भी जरूर कर लीजिएगा। मजतूरिया जोखर जब 15 से 16 वर्ष की आयु में, मतलब कि मिडिल स्कूल में जाएंगे तो मजतूरिया जोखर कहलाता था। जब 20 से 21 वर्ष में आपका एडमिशन होगा तो वो क्या कहलाता था, कोहा जोखर कहलाता था। ठीक है, इसको कोहा जोखर, ठीक है, कोहा जोखर इसको कहा जाता था। तो इतना जो है आपको याद हो गया होगा कि ये धूमकुड़िया 3 अवस्थाओं में ये बटा हुआ था, मतलब कि 3 स्टेज में ये जो है वो बटा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले युवा गृह की ओर। इसको नीचे कर लेता हूं। अगला है टंडा। ठीक है, अगला है टंडा। टंडा क्या था? टंडा ये बिरहोर और कोरबा लोगों में प्रचलित था। बिरहोर जनजाति और कोरबा जनजाति। ठीक है, बिरहोर और कोरबा जनजाति में ये टंडा युवा गृह जो है वो प्रचलित था। और इसमें भी ये भी झोपड़ी का ही बना हुआ होता था। ये भी जो है वो झोपड़ी का ही बना हुआ होता था, उसका झोपड़ी का ही बना हुआ होता था, मिट्टी का भी हुआ होता था। ठीक है, और भूइयाँ लोग इस युवा गृह को धागरावास कहते हैं। भूइयाँ की अगर हम लोग बात करें, भूइयाँ, तो इसको कहते हैं धागरावास। धागरावास कहने का मतलब कि भूइयाँ जो है और टंडा को क्या बोलते हैं, टंडा को धागरावास बोलते हैं भूइयाँ लोग। ठीक है, भूइयाँ जो जनजाति है। अब हम लोग चलते हैं घोटलू की ओर। घोटलू, ठीक है, घोटलू। घोटलू की अगर बात की जाए तो कहीं पे घोटलू को गोटलू भी मिलेगा या घोटूल भी मिलेगा। तो ये संथालों का युवा गृह है, संथाल जनजाति में प्रचलित। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति में कौन सा युवा गृह प्रचलित है। ठीक है, तो संथाल जनजाति में प्रचलित है ये घोटलू। ठीक है, घोटलू युवा गृह। मुख्यतः घोटलू गांव के बाहर ही होता था, मतलब कि गांव का जो सीमा का अंत होता था वहीं पे स्थापित किया जाता था घोटलू। ठीक है, गांव के सीमा तक या सीमा के बाहर भी। ठीक है, गांव के सीमा के बाहर या सीमा के ऊंचे स्थान पर जो है, गांव का जो अंतिम सीमा होता था वहां पर जो ऊंचा स्थल होता था वहीं पर इसको स्थापित किया जाता था। और ये झोपड़ी नुमा होता था, कच्ची मिट्टी का भी बना हुआ होता था, इस टाइप का ये घोटलू होता था। ठीक है, इसकी दीवारों पर कई प्रकार की चित्र भी उकेरे जाते थे। ठीक है, अलग अलग चित्र जो है उकेरे जाते थे, इसको कहा जाता था सिरेदार। ठीक है, दीवारों पे जो चित्र होते थे, दीवार पर जो चित्र होता था इसको ये लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सिरदार। ठीक है, सिरदार होता था और इस चित्र का मतलब होता था। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किस टाइप की लिपि है, उसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि, मतलब कि चित्र से ही उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए, लिपि विकसित हो गई थी लेकिन चित्रात्मक थी। इसी प्रकार से ये चित्र जो है वो उस युवा गृह पर ऐसे दीवारों पर ऐसे छाप देते थे और उस चित्र का भी कुछ मतलब होता था जिसको सिरदार कहा जाता था। ठीक है, सिरदार कहा जाता था। घोटलू में अविवाहित जो युवक युवतियां होते थे इनको 1 साल में एक ही बार प्रवेश मिलता था, और हाँ, एक बार में एक ही बार इनको प्रवेश मिलता था। और इसमें भी वही चीज सिखाया जाता था कि माता पिता के प्रति कैसे आदर रखना है, कैसे अपने समाज का जो नियम कानून है उसको बरकरार रखना है। ठीक है, बच्चों के आदर्श जीवन की उचित शिक्षा दिलाना, ये सब जो है इसका मेन उद्देश्य होता था। ठीक है, और सेवा भाव जागृत करना, यही सब जो है इनके बीच का ये शिक्षा होता था। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं गति युवा गृह की ओर। गति युवा गृह क्या था और किस जनजाति में प्रचलित था? ये हो समाज में प्रचलित था, हो जनजाति, हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति में ये प्रचलित था। यह मुंडाओं की तरह ही गितियोरा की तरह बिल्कुल था, इसीलिए गति या इसको कहीं कहीं पे गितियोरा भी नाम मिलता है। ठीक है, तो जस्ट मुंडाओं की तरह ही होता था और इसमें भी वैसे ही नियम कानून होते थे जो मुंडाओं में होते थे। इन युवा गृहों का जो है
वो विघटन का कारण जनजातियों के बीच अन्य समाज का आना। देखिए ये जो युवा गृह है गति, ये सब विघटित हो गया है, अब टूट गया है। और इसका मेन कारण है कि ये जो हो जनजाति है इनमें अलग अलग बाहरी सामाजिक तत्व आ गए हैं, इस कारण से ये विघटित हो गया है। जैसे शहरीकरण, ईसाई मिशनरियों का आना और भी नई नई संस्कृतियां आना, तो इस कारण से ये जो है वो अब विघटित हो गई है। ठीक है, औद्योगिकरण, ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। और आज के लिए इतना ही। और ये पूरा का पूरा इनका जो सामाजिक व्यवस्था था ये हमने देख लिया है। इतना से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर कुछ एरर रह गया है, कुछ कमी रह गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जेपीएससी का वीडियो कैसा लगा। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और जेपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए आप लोग, क्योंकि उन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, चैनल पे कम है थोड़े स्टूडेंट, तो पहुंचाइए जरूर उन तक। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।